हम सब ने भारत की आज़ादी की कहानी सुनी है, लेकिन क्या उस जानी पहचानी कहानी के समानांतर एक और भी कहानी चलती है? एक ऐसी कहानी जो सशस्त्र संघर्ष की है और जिसके हीरो हैं सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा नाम जो आज भी प्रेरणा और बहस दोनों का विषय है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस के इरादों का आईना है। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, उसे जीतना पड़ता है। और उनका नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बस एक नारा नहीं था, ये एक फौलादी इरादा था। और यहीं पर स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा वैचारिक टकराव सामने आता है। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन था, तो दूसरी तरफ बोस की सोच थी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मंजिल तो एक ही थी, पर रास्ते बिल्कुल अलग थे। और देखिए, उनकी कहानी आज भी कितनी प्रासंगिक है। आज जब देश उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाता है, तो ये इस बात का सबूत है कि उनके रास्ते पर जो बहस तब थी, वो आज भी उतनी ही जिंदा है। तो सवाल ये है कि आखिर एक इतना होनहार नौजवान, जिसके सामने एक सुनहरा भविष्य था, वो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? चलिए समझते हैं उनके एक विद्रोही बनने की इस कहानी को। जरा इन नंबरों पर एक नज़र डालिए। मैट्रिक में दूसरी रैंक, फिलॉसफी में फर्स्ट क्लास ऑनर्स और फिर ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी नौकरी आईसीएस में चौथी रैंक। मतलब एक ऐसी शानदार जिंदगी उनके सामने थी जिसका कोई भी सिर्फ सपना ही देख सकता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्यों? आखिर कोई इतनी बड़ी कामयाबी और आराम की जिंदगी को ठोकर क्यों मारेगा? जवाब मिला 22 अप्रैल 1921 को। एक झटके में उन्होंने आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। उनका तर्क एकदम साफ था, मैं उन लोगों की नौकरी कैसे कर सकता हूं जो मेरे ही देश के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। ये आराम और रुतबे के ऊपर उसूलों की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बोस सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी ही नहीं थे। 1924 में जब वो कलकत्ता नगर निगम के सीईओ बने, तो उन्होंने शिक्षा, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं में ऐसे जबरदस्त सुधार किए जिससे ये साबित हो गया कि वो जमीन पर काम करना भी जानते हैं। वो एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां दो पहाड़ टकराने वाले थे। ये टकराव था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच। ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये तो आज़ादी के आंदोलन की आत्मा के लिए एक संघर्ष था। इस टेबल को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 1938 का हरिपुरा सेशन, बोस को गांधी जी का पूरा समर्थन मिला और वो निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। और फिर सिर्फ एक साल बाद 1939 का त्रिपुरी सेशन, गांधी जी उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए। ये दरार बहुत गहरी हो चुकी थी। 203 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। गांधी जी के इतने विरोध के बावजूद बोस ने उनके उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को 203 वोटों से हरा दिया। ये उस वक्त की राजनीति में एक भूचाल की तरह था। और गांधी जी के इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने कहा, पट्टाभी की हार मुझसे ज्यादा मेरी है। मतलब ये हार सिर्फ उनके उम्मीदवार की नहीं, बल्कि उनकी अपनी विचारधारा की हार थी। इसके बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि चुनाव जीतने के बाद भी बोस को इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया। कांग्रेस से रास्ते अलग होने के बाद बोस ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक ऐसा दांव था जो इतिहास बदल सकता था। घर की नजरबंदी से निकलकर सीधे दुनिया के मंच पर पहुंचना। ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? बीमा एजेंट मोहम्मद जियाउद्दीन का भेस बदलना, आधी रात को अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर कलकत्ता से निकलना, फिर पैदल पठानी रास्तों से अफगानिस्तान पहुंचना और वहां से एक नकली इटालियन पासपोर्ट पर बर्लिन तक का सफर। ये उनके जबरदस्त इरादों की मिसाल है। और उनका सबसे हैरत अंगेज सफर तो अभी बाकी था। 90 दिन यानी पूरे 3 महीने समंदर के नीचे एक पनडुब्बी में दुश्मनों के इलाके से होते हुए। जरा कल्पना कीजिए उस सफर के लिए किस हिम्मत की जरूरत पड़ी होगी। ये इतिहास की एक बहुत ही अनोखी घटना थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किसी भी आम नागरिक का ये एकमात्र ऐसा ट्रांसफर था जो 2 दुश्मन देशों की पनडुब्बियों के बीच हुआ। सोचिए, जर्मनी से एक जर्मन सबमरीन में सफर शुरू हुआ और फिर बीच समंदर में मेडागास्कर के पास उन्हें एक रबर की नाव से जापानी सबमरीन में शिफ्ट किया गया। एशिया पहुंचने के बाद बोस ने अपनी लड़ाई को आखिरी मुकाम पर पहुंचा दिया। ये कहानी का सबसे नाटकीय,
सबसे दिल तोड़ने वाला और सबसे रहस्यमयी हिस्सा था। ये दौर था युद्ध, हार और एक अनसुलझे रहस्य का। 21 अक्टूबर 1943 सिंगापुर। बोस ने आज़ाद हिंद सरकार यानी आज़ाद भारत की पहली सरकार की स्थापना का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, इस सरकार की अपनी सेना थी, अपनी करेंसी थी, अपने कानून थे। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी और खुली चुनौती थी। लेकिन जंग की हकीकत बहुत क्रूर होती है। 1944 के इम्फाल कोहिमा हमले में आज़ाद हिंद फौज ने बहादुरी तो दिखाई, पर इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। मित्र देशों के लगभग 16,500 सैनिक मारे गए, तो वहीं जापान और आज़ाद हिंद फौज ने 53,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। मणिपुर के मोयरंग में तिरंगा फहराया तो गया, पर ये जीत आखिर में एक बड़ी हार में बदल गई। और फिर आता है वो दिन, 18 अगस्त 1945। सरकारी कहानी ये है कि ताइवान के ताइहोकू में एक विमान हादसे में बुरी तरह जलने से नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। भारत सरकार ने इस पर 3 जांच आयोग बनाए। पहले 2 ने कहा, हाँ, मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी। लेकिन 2005 में आए तीसरे आयोग यानी मुखर्जी कमीशन ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उस दिन ताइवान में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। तो फिर इस असाधारण जिंदगी का क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इस देशभक्तों के राजकुमार को आखिर कैसे याद किया जाए? उनकी विरासत जितनी गहरी है, उतनी ही जटिल भी। आज जब देश उन्हें पराक्रम दिवस पर याद करता है, तो वो उनके इसी साहस को सलाम करता है। उनके तरीकों ने आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा संतुलन पैदा किया, एक ऐसा दूसरा रास्ता दिखाया जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो सवाल आज भी वही है, वो कौन थे? एक प्रैक्टिकल हीरो जिसने आज़ादी के लिए हर ज़रूरी कदम उठाया, या फिर एक ऐसा देशभक्त जिसने नाज़ी जर्मनी और फांसीवादी जापान जैसे गलत साथियों का हाथ थाम लिया? ये एक ऐसा सवाल है जो नेताजी की कहानी को आज भी हमारे बीच जिंदा रखता है।